हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पोजीशन ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड मींस अवशोषण बैंड की स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। जब कोई मॉलिक्यूल आईआर रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उस मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं। अब उस मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी या अब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन क्या होगी, उसको हम हुक्स लॉ के बेसिस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने हुक्स लॉ प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि अब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है फोर्स कांस्टेंट और दूसरा रिड्यूस्ड मास। फोर्स कांस्टेंट जो है वो किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि रिड्यूस्ड मास जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स के मास के मासेस को रिप्रेजेंट करता है। अब हुक्स लॉ में हमने डिस्कस किया था कि बॉन्ड में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। जिस तरह से फोर्स कांस्टेंट इस स्प्रिंग की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से फोर्स कांस्टेंट किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम दोनों फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे फोर्स कांस्टेंट के बारे में। फोर्स कांस्टेंट किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जो अभी हमने बताया था। इसे हम एक स्प्रिंग के एग्जांपल से समझ सकते हैं। स्प्रिंग अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो उसे स्ट्रेच करने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत रहेगी, या हम कह सकते हैं कि किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो उसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी। मींस उस बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसको हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है 5 × 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देख रहे हैं आप, ये होती है 1300 से 800 सेंटीमीटर इनवर्स। जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसके लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ये दिख रहे हैं आप यहाँ पर, ये सिंगल बॉन्ड के लिए है और ये डबल बॉन्ड के लिए है। इसी प्रकार से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सिंगल बॉन्ड के लिए है और ये डबल बॉन्ड के लिए है। इसी प्रकार अगर हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो इसके लिए सिंगल बॉन्ड तथा डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में फोर्स कांस्टेंट और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
जैसे जैसे हम सिंगल से डबल और डबल से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाते हैं तो फोर्स कांस्टेंट का मान भी बढ़ता जाता है और उसी के रिस्पेक्ट में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान भी बढ़ता जाता है। यानी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड के। फोर्स कांस्टेंट या बॉन्ड स्ट्रेंथ को हाइब्रिडाइजेशन भी अफेक्ट करता है। यदि हम sp3, sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बनाएगा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर होता है। देखिए अगर हम यहाँ पर s कैरेक्टर की बात करें तो sp3 में s कैरेक्टर होता है 25%, जबकि sp2 में जो s कैरेक्टर होता है वो 33.3% और sp में जो s कैरेक्टर होगा वो 50% होगा। तो क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर होते हैं, तो जितने ज़्यादा s कैरेक्टर होंगे उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होगी। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो sp के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और इस प्रकार जो बॉन्ड बनेगा उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो भी सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ आप एग्जांपल देखिए कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है चूँकि सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर हमने sp3, sp2 और sp कार्बन के एग्जाम्पल्स लिए हैं। सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की होगी, तो इसके लिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो होगी उसकी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा रहेगी। देखिए ये sp3 है तो इसकी वैल्यू कम है, फिर बढ़ेगी किसके लिए, sp2 के लिए, और sp के लिए जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने बात की फोर्स कांस्टेंट की। अब हम बात करते हैं रिड्यूस्ड मास की। रिड्यूस्ड मासेस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। किसी भी एटम का रिड्यूस्ड मास जितना अधिक होगा उसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। या हम कहते हैं कि किसी एटम का रिड्यूस्ड जो मास है वो जितना कम होगा उसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। यदि एटम का मास ज़्यादा है तो उस बॉन्ड को स्ट्रेच करना डिफ़िकल्ट रहेगा, मीन्स उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, या हम कह सकते हैं कि लोअर मास के एटम की तुलना में होने वाले वाइब्रेशंस हायर फ्रीक्वेंसी के होते हैं। Bonds between the atoms of the lower masses will vibrate at the higher frequency than the bonds having the heavier atoms। यानी जितना ज़्यादा एटम का वेट इंक्रीज होता जाता है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो भी उतनी ही ज़्यादा कम होती रहती है। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यदि हम CH, OH और NH बॉन्ड्स की बात करें तो ऐसे बॉन्ड्स जिसमें कि हाइड्रोजन, देख रहे हैं आप तीनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो सबसे, या हम क्या एटॉमिक मास जो होता है वो सबसे
कम होता है। अब यदि हम CH और CD बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में यहाँ पर CH में हाइड्रोजन है और CD में ड्यूटेरियम है। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ड्यूटेरियम का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है। तो CH की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 3032। स्टूडेंट ये 33 गलती से लिख गया है यहाँ पर, ये होगी 3032 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि CD की जो होगी फ्रीक्वेंसी वो होगी 2225 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस प्रकार से CD की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CH की तुलना में कम होती है। तो यहाँ ये इसको देख करके ये पता लगता है कि ड्यूटेरियम का जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, और जब मास होगा ज़्यादा होगा तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू CH की कंपैरिजन में कम हो जाएगी। इस प्रकार हमने दोनों फैक्टर्स देखे, फोर्स कांस्टेंट भी देखा और रिड्यूस्ड मास भी देखा। अब यदि किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को अगर हमें प्रिडिक्ट करना है तो हमें दोनों फैक्टर्स को साथ में कंसीडर करना होगा। मीन्स फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस्ड मास को यदि हम साथ में कंसीडर करते हैं तो किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इन दोनों फैक्टर्स के अब्जॉर्प्शन पर बॉन्ड्स के लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस प्रकार से होगी। देखिए, या हम ये कह सकते हैं कि यदि दोनों फैक्टर्स को अगर हम एक साथ देखें तो ऐसी स्थिति में इन बॉन्ड्स के लिए जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस प्रकार से है। देख रहे हैं, FH इज ग्रेटर देन OH इज ग्रेटर देन NH इज ग्रेटर देन CH। इन बॉन्ड्स पर हम केवल रिड्यूस्ड मास को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट जो है वो फ्लोरीन का होगा। तो ये रिड्यूस्ड मास वाले फैक्टर्स के अकॉर्डिंग सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी शो करेगा। इसलिए अगर ये सबसे कम स्ट्रेचिंग शो करेगा तो ये चीज़ गलत होगी। इस प्रकार यहाँ यह ट्रेंड गलत शो हो जाएगा, इसलिए दोनों फैक्टर्स को साथ में कंसीडर करना होगा। अब इन दोनों फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर होता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। किसी भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं और अलग अलग टाइप के वाइब्रेशंस के लिए डिफरेंट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फर्स्ट आप देख रहे हैं, स्ट्रेचिंग, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है और फ्रीक्वेंसी ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस है। तो जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बेंडिंग वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी से हमेशा अधिक होती है, क्योंकि किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करना डिफ़िकल्ट होता है और किसी भी स्प्रिंग को बेंड करना इजी होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी हमेशा बेंडिंग वाइब्रेशन से ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से जो एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी होती है वो सिमेट्रिक वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। यहाँ हम एक मिथाइलिन ग्रुप के लिए डिफरेंट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज को हम डिस्कस करेंगे। मिथाइलिन ग्रुप में सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो उसकी वैल्यू 2853 सेंटीमीटर इनवर्स होगी, जबकि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वैल्यू 2962 सेंटीमीटर्स रहेगी। यहाँ एसिमेट्रिक की जो वैल्यू होगी वो सिमेट्रिक से ज़्यादा होती है। अब अगर हम CH2 समूह के लिए बेंडिंग वाइब्रेशंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी
सीजरिंग वाइब्रेशन की, और उसके बाद वैगिंग और ट्विस्टिंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लगभग समान रहेगी, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी वो रॉकिंग वाइब्रेशंस की। तो आप ये जानते हैं कि बेंडिंग वाइब्रेशंस 4 प्रकार के होते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी का जो कंपैरिजन है वो हमने यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार से ये हमने आज देखा कि किसी भी IR स्पेक्ट्रम की जो पोजीशन है या अवशोषण बैंड की जो स्थिति है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। थैंक यू वेरी मच।